Hello, viewers. Welcome to another fantastic episode of the Hillary Times. It is my honor to introduce our today's guest, who is a multifaceted talent. She is not only a celebrated writer and author, but also a dynamic actor, producer, director, and theater artist. Her literary prowess is showcased in her acclaimed book, Aurat Aurat Ka Fark, which delves into the intricate layers of women's experiences and challenges. Beyond the written word, she has made significant contributions to the entertainment industry, having interviewed numerous Bollywood celebrities, offering audiences a closer look into the lives of their favorite stars. Her dedication and versatility continue to inspire and captivate audiences across various platforms. और ये सारी खूबियां हैं हमारे आज की मेहमान सुनीता अग्रवाल जी में। मैम नमस्ते, स्वागत है आपका इस शो में। शुक्रिया शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊं। थैंक यू मैम, हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने एक किताब लिखी है औरत औरत का फर्क। इस पर आपने औरत पर ही क्यों लिखा, आदमियों पर क्यों नहीं लिखा? उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और लोग ऐसे मजाक में कहते हैं कि सीरियसली कहते हैं, हमें नहीं पता, कहते हैं कि औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि आपने समझ लिया है। तो आप इस रहस्य को भी आप बताइए, क्या है, कैसे है, क्यों है? आ, जिन लोगों ने भी ये किताब पढ़ी है, हम्म। मैंने लोगों को कंफ्यूज किया है। ओ। इसमें कहानी आदमियों की है। हम्म। नाम बेशक औरतों के लिए औरतों का है कि औरत औरत का फर्क, हम्म। पर दृष्टि जो डाली गई है वो आदमी ने उस उन औरतों पे डाली है, और आदमी की दृष्टि से वो कहानी लिखी गई। तो इस कहानी के अंदर, इन कहानियों में एक भी कहानी, सिर्फ एक कहानी छोड़कर, सलमा सितारों वाली, बाकी सारी जो मेरे एनवायरनमेंट में लोग थे उन पर कहानी है, और बिल्कुल एक एक शब्द सच्ची है। अब जहां तक आदमियों की बात आती है कि आदमियों पर क्यों नहीं लिखती हैं, तो ऐसे आदमी आए ही नहीं मेरी जिंदगी में या मेरे अड़ोस पड़ोस में या मेरे सामने जिन पे मैं लिख सकूं। हाँ, एक कहानी मैंने लिखी थी, पापा। मतलब वो मेरी पूरी सीरीज है, शायद अच्छा मौका आया तो मैं उसको बनाना चाहूंगी। वो एक पिता पर ही है। ऐसी बहुत सी कहानी है जो मैं पब्लिश कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर से बहुत जुड़ी हुई थी, और वो एक यूनिक फादर, अलग तरह के, जिन्होंने अपनी बेटियों को, हम कहते हैं ना, आज के समय पे कहते हैं ना परी, तो हम कहते थे हम बिगड़ी हुई बेटियां हैं। वो बिगाड़ते थे, बेटियां बिगड़ी होनी चाहिए बस, है ना, लड़कियों को घर का काम कराओ। तो उस तरीके के लोग मिलना सच में बहुत मुश्किल है। तो आदमियों के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे अगर ऐसी कोई बात आती है। पर अगर आप ये कहानियां पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पूरी की पूरी बात आदमियों पे कही गई है, चाहे वो अच्छी बात है, चाहे वो बुरी बात है, चाहे वो उनको समझाने का। का जो टाइटल है वो है औरत औरत का फर्क। तो हम्म। आपने यही टाइटल क्यों चुना? आ, देखिए, इन 9 कहानियों में एक मेड है, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, एक स्लम की औरत है, एक वो पत्नी है लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, जो अपने हस्बैंड का साथ देती है। तो समस्या सबकी एक जैसी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो। तो औरत औरत में कहीं फर्क नहीं, वो एक ही तरह से जूझती हैं अपनी फैमिली को बनाने के लिए, बचाने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। अपने आदमी, अ, जब उनकी जिंदगी में उनका पति नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, उसके बावजूद वो खड़ा होने की कोशिश करती है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम औरत औरत का फर्क इसलिए रखा कि किसी औरत में भी फर्क नहीं, चाहे हम कितनी भी बातें कर लें, चाहे वो हाई क्लास की हो, चाहे मिसेस अंबानी हो, या वो फिर जो हमारी गाना गाया करती थी, मिसेस मतलब मिस मंडल, जो बंगाली गाना गाती थी, हम्म। वो हो, हम्म। सबकी जिंदगी एक जैसी। हम्म।
बहुत अच्छा। और मैम इस पॉइंट पर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूँगा। आपका अभी एक रीसेंट शो था 8वां सुर और उस पर 10वीं तार, जो हाउसफुल शो रहा, काफ़ी लोग उसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। एक चीज़ मैंने और नोट किया, अभी मैं हमने आपकी कुछ शॉर्ट मूवीज़ भी देखी जिसमें ये था आपका, मैं नाम बताना चाहूँगा, मेरा घर कहाँ है, कजिन या कंफ्यूजन। तो इसमें दो चीजें हमने देखा, एक तो ये कि आपके जो जितने भी टाइटल्स हैं वो बहुत कैची, वो बरबस ही अपना ध्यान, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। और दूसरा मैंने देखा कि वो कहीं ना कहीं उसमें जो मेन जो धुरी है जिस पर वो पूरी कहानी स्पिन कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें एक विमेन कैरेक्टर रहता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के साथ भी ऐसा कुछ था, उनकी कहानियों में भी ऐसा ही कुछ होता था। तो आप कहीं उनसे प्रभावित हैं या एक महज इत्तेफाक है या कोई और कारण है? मुंशी प्रेमचंद जी तो मैंने बहुत बाद में पढ़ा। मैंने पढ़े शरद चंद्र, ओह। मैंने पढ़ा बंकिम चंद्र, हम्म। मैंने पढ़ा विमल मित्र। हम्म। मुंशी प्रेमचंद जी तो आज मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, क्योंकि उनकी कहानियां बहुत सिंपल है। हम्म। आप अ, अगर मेरी मतलब और भी स्टोरीज उठाएं या फिल्म देखें, उनकी कहानियों के अंदर मेन कहा शरद चंद्र पढ़ लीजिए, एक भी कहानी आपको आदमी पे नहीं दिखाई देती। हम्म। सारी कहानियां, सारा जीवन, सारा स्ट्रगल, और उसके ऊपर उन औरतों को पोजीशन, उस औरत का स्ट्रांगली खड़ा होना। आपने चरित्रहीन पढ़ा ही होगा या सीरियल भी देखा होगा। वो औरत अकेली रहती है, लड़ती है सारी दुनिया से, एक पुरुष उसके घर में आने लगता है, उसे प्यार करने लगता है, पर वो जानती है कि वो उससे कभी शादी नहीं कर पाएगा, और उसके बावजूद वो दुनिया से लड़ती है, उस पर आंच भी नहीं आने देती। विधवा औरत होती है। ऐसी बहुत सारी कहानी है, दत्ता है, विराज बहू है, देवी चौधरानी है। मतलब आप पढ़ेंगे तो आपकी अपनी पर्सनालिटी उभर के आती है, आप उससे प्रभावित होते हैं। तो जो भी मेरी चीजें हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने अ, औरतों को स्ट्रॉन्ग तो दिखाया, जो कि जैसे सरोजनी थी, मैं उस कहानी का नाम भूल रही हूँ, पर उस तरह से वो निकाल नहीं पाए, या सोसाइटी था क्या था, जिस तरह से बंकिम चंद्र जी ने निकाला, विमल मित्र ने निकाला, और शरद चंद्र ने। तो मैं उनसे ज्यादा प्रभावित हूँ, और मुझे मेरा मतलब अगर मैं थोड़ी बहुत भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की रही हूँ, तो एक मेरे फादर और दूसरे ये लोग। ठीक है, अब आती है मेरी फिल्म्स की बात की, जो आप कहना चाह रहे थे। फिल्म का जो नाम था मेरा घर कहाँ है, हाँ, मेरा कजिन घर। या कंफ्यूजन। हम्म, हाँ, तो एक मेरा घर कहाँ है, आ, उसके अंदर एक बेटी दिखाई, एक माँ दिखाई, और ये भी एक रियलिटी है। जबकि मतलब बहुत दुख हुआ था मुझे कि माँ ने साफ कहा कि इस घर में अब जगह नहीं है, अपना घर। ये नॉर्मल है, 90% माएं ऐसा कहती हैं, तुम्हें अपना घर देखना है, तुम अपने घर से अपने तरीके से अपना घर चलाओ, भाई हम तुम्हें कब तक कर लेंगे। मतलब सचमुच ऐसा फील होता है कि बेटी बोझ नजर आने लगी। कुछ दुख होगा तो क्या बेटी अपने घर ही आएगी ना। जैसे मेरे फादर ने मेरी बड़ी बहन की शादी की, तो उन्होंने चलते हुए बस ये कहा कि बेटा बहुत अच्छा घर उनके दिया तुम्हें, पर वक्त का कुछ नहीं पता होता, पढ़ाया लिखाया नौकरी दी है, पर सहना, बदतमीजी कभी मत करना, जबान मत चलाना। जब लगे कि तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रहा है या तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, सोचना मत, आ जाना। तो ऐसे फादर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसी माँ बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैं मैसेज देना चाहती थी लोगों को, बेटियां जल जाती है, मर जाती है, बाद में लकीर पीटने से अच्छा है जगह दे। और दूसरी तो कजन एंड कंफ्यूजन तो पूरी तरह से कॉमेडी थी। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि हम अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रहते हैं, पर हम बताने की हिम्मत नहीं करते, बॉयफ्रेंड भी बताने की हिम्मत नहीं करता। पर मेरा मानना उनके साथ ऐसा है कि जब एक संबंध बना है तो हिम्मत से जाओ ना, हिम्मत से रहो। जब संबंध बनाने की हिम्मत है, उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है, तो उस लड़की को डिसीजन लेना चाहिए कि भाई अगर तुझ में ये हिम्मत नहीं है
तो गो टू हेल्प, मेरी तरफ से तो यही कहना है। तो ये छोटे छोटे मैसेजेस मैं कैसे भी देने की कोशिश करती हूँ। अब कोई समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता तो उसकी किस्मत। ये जो आजकल जो लिव इन रिलेशन का जो माहौल बना है स्पेशली हमारे देश में, और बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये जो कजिन या कंफ्यूजन जो आपकी जो शॉर्ट फिल्म है, तो क्या ये उस दिशा में है, उस पर ये कटाक्ष है, कमेंट है? टोटली टोटली। हम्म। ये हमारे देश में नहीं है, ये ठीक है, अमेरिका जैसी कंट्री के पास हम कहते हैं अमेरिका हमें बहुत अमीर सा दिखाई देता है ना, पर अमेरिका बहुत गरीब है। कि उसकी मिडिल क्लास फैमिली है। वो क्या करती है, उसके बच्चे होते हैं 17-18 साल तक, कहती है हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, अब निकलो घर से, ठीक है। वो अपने बच्चों को निकाल देते हैं। अब वो बच्चे अकेले कमाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो छोटा सा अपार्टमेंट लेते हैं और मिलकर रहते हैं। लड़कियों के साथ ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई उनका खर्चा उठाने के लिए कोई मिल जाए। तो यही ट्रेंड जो हमारे प्रदेशों से बच्चे दिल्ली आ जाते हैं, महानगरों में चले जाते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है खर्चे। खर्चा कैसे करें, माता पिता दे नहीं रहे हैं, और वो पूरा अपार्टमेंट लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो वो एक साथी ढूंढ, लड़का साथी ढूंढते हैं। तो उसमें ये फायदा हो जाता है कि कुछ दिन तो वो शर्मो हया में खर्चे उठाता है, तो एक ट्रेंड बन गया। फिर वो साथ रहने लगते हैं, और साथ रहते रहते शादी की सोच लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। पर पर्सनली अगर देखा जाए, इसमें मुझे आप सब लोग अम, गलत भी कह सकते हैं, पर मेरा ये मानना है, आप रहें, साथ में रहें। जब पापा मम्मी आ जाएं तो आपको अपने दोस्त के घर ना भागना पड़े, और लड़की को अपनी सहेली के घर ना भागना। जब ये रिलेशन बनाया है तो स्ट्रांगली, हम बोल्ड हो रहे हैं ना, हम कहते हैं ना हम बोल्ड हो रहे हैं आज के समय में, तो दिखाइए अपना बोल्ड। तो ये कहानी मैंने इसी कटाक्ष पे बनाई थी कि अगर ये डिसीजन लेकर रहना है तो कह कर रहिए। नमस्कार आप सबका। अब कुछ वर्कशॉप्स, कुछ मूवीज़ देख के एंड कुछ एक्टर्स की मिमिक्री करके थोड़ा बहुत सीख लिया था। सो अब वक्त था कि जितना भी कुछ सीखा है, थोड़ा छोटा मोटा भी, वो थिएटर के अंदर मैं दिखा सकूँ पब्लिक को। तो मैं ढूंढ रहा था, काफ़ी टाइम मैंने ढूंढा, 1-2 महीने तक ढूंढा, मंडी हाउस गया, कुछ नहीं मिला। देन मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि सुनीता मैम एक नाटक उठा रही है जिसका थीम है नार्सिस्टिक। मैंने ऑडिशन दिया, मैं क्लियर हो गया, देन उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ, एंड देन फिर वो 1.5 महीने का सिलसिला शुरू हुआ। उस 1.5 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये मेरा पहला नाटक था, एंड इससे पहले मैं कैमरा एक्टिंग करता था, एंड बहुत कुछ सीखा। मैम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब वो जैसी है वो आपको वैसा ही दिखाएगी। अगर वो बुरा बोलती है तो सामने बोलेगी, अच्छा बोलेगी तो सामने बोलेगी। एंड उनका तरीका और डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे और डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि लाइन्स याद कर लो एंड परफॉर्म कर दो, बट मैम का क्या होता है, मैम इंटरनल एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। यानी कि स्क्रिप्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ब्रेक डाउन कराती है। करेक्टर का एम, उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव सब क्लियर करती है। एंड साथ ही साथ मैम का प्रोसेस ये है कि वो 10-15 दिन आपको सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़वाती है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट। और मैंने जितने भी डायरेक्टर्स देखे हैं या जिनके थोड़ा छोटा मोटा भी काम करा है, वो यही बोलते हैं कि डायलॉग्स याद कर लो एंड बोल दो। वो ज़्यादा एक्सटर्नल एक्टिंग पे फोकस करते हैं, बट मैम का क्या है, मैम बहुत ज़्यादा इंटरनल एक्टिंग पे फोकस करती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रियलिस्टिक एक्टिंग। दिल्ली थिएटर के अंदर बहुत ही कम डायरेक्टर्स होंगे, बहुत ही कम नाटक होंगे जो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, बहुत ज़्यादा बनावटी चीज़ें करते हैं। बट मैम का ऐसा नहीं है कि बनावटी चीज़ें करती है, मैम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, एंड जितना रियलिस्टिक हो सके, जितना ऑनेस्ट हो सके प्ले, वो करने की कोशिश करती है। एंड काफ़ी चीज़ें सीखी भी, जैसे कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता था, मुझे बुक से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग में आया था। बट मैम ने बताया कि एक्टिंग में कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। सो उपन्यास पढ़ो, साहित्य पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, पोएम्स पढ़ो, शायरी पढ़ो, पढ़ते रहो बस। तो ये एडवाइस मैंने मैम की मानी, और आज मैं बुक्स अगर हाथ में ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैम ने सिखाई,
तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मैम के साथ काम करके, बहुत अच्छा लगा। मैम बताया एक पढ़े लिखे एक्टर और एक जाहिल एक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर को। और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैम के साथ जुड़ा रहूँ, क्योंकि अगला नाटक अगर मैम कभी उठाती है तो उसके ऑडिशन दूंगा। सेलेक्ट होता हूँ ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक स्टेज करूँगा बट जुड़ा रहूँगा। बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा फ़न भी हुआ, अप एंड डाउन्स भी आए, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल भी बना, बट कैसे ना कैसे करके हमने प्ले को तैयार करके खड़ा कर दिया। सो मैं बस ये बोलूँगा कि कीप गोइंग मैम, बाकी तुम और कुछ बोल नहीं सकता। बाकी नमस्कार। सुनीता की बनाई हुई फिल्मों में मैंने 10-12 फिल्म्स में एक्टिंग की, जिसमें 4 फिल्मों में हम लोग को एक्टर्स थे। सुनीता के साथ काम करने में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उनको बहुत क्लैरिटी होती है उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि आइडिया उनका होता है, स्क्रिप्ट उनकी होती है, तो उन्हें बिल्कुल पता होता है हर सीन में उनकी ज़रूरत क्या है, और एक कंफर्ट लेवल बैठ जाता है क्योंकि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हैं, पहले आपको बता देती हैं उन्हें क्या चाहिए और फिर छोड़ देती हैं आपको, बिल्कुल स्वतंत्र कर देती है कि ठीक है अब करो जो तुम्हें करना है। तो एक वो प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें खुद ही पता नहीं होता उन्हें क्या चाहिए, तो सीन के बीच में वो बार बार कट करते हैं, बार बार नाराज़ होते हैं। लेकिन सुनीता के साथ जब काम करते हैं तो इतनी शांति होती है, इतना पीस होता है और एक बड़ा अच्छा सा माहौल होता है, तो उसमें एक अलग ही तरह का परफॉर्मेंस लेवल निकल के आता है, क्योंकि आप इतने सहज और कंफर्टेबल होते हैं कि आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होती कि ये शॉट देते हुए अब ये चिल्लाएगी, अब ऐसा होगा, वो सब नहीं होता। और जब सुनीता को एक्टर होती है तो क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी एक्टर है और बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करती है, और वही वो अपने एक्टर से भी चाहती हैं, तो उनके साथ जब एक्टिंग करते हैं तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उनके साथ मेरा अपना परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब आपको बहुत एक टक्कर का एक्टर साथ में मिलता है काम करने के लिए, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत इनहेंस हो जाती है। तो इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद सुनीता। मैम आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, आपको गाना गाते हुए भी हमने देखा, अच्छा। ऑथर भी हैं, इतने सारे मतलब एडजेक्टिव्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके क्लोज है, क्लोज टू योर हार्ट? मुझे सिर्फ लिखना और पढ़ना पसंद है। ओ, मुझे लिखना बहुत पसंद है। हम्म, और सपना मेरा यही था बचपन से हम्म, कि बस एक कमरा मिल जाना चाहिए हम्म, और किताबें हो हम्म, बहुत सारी किताबें हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, 12th क्लास के पेपर थे, हम्म, बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है खरीदी कोड़ियों के मुंह, बहुत मोटा नॉवल है, 2 है। हम्म, हम्म, अब एग्जाम शुरू हो गए और वो तब मेरे हाथ में आई। हम्म, और बस मतलब पता नहीं कितने 62 में पास हुई मैं, हम्म, क्योंकि वो किताब पढ़ रही थी, पढ़ाई नहीं। हम्म, तो पढ़ने का तो मतलब 12th में पढ़ा, पहले वो 7th में पढ़ चुकी थी, हम्म, पर समझ इतना नहीं आया था, पर 12th में पढ़ा तो समझ में आया। मैं सोचती हूँ कि किताबें दुनिया में सबको पढ़नी चाहिए। आप पढ़ते हैं ना जब, एक मतलब वो सामाजिक किताबें हैं, आपको रिलेशंस आ जाते हैं, ये कैसे उनको मेंटेन करना है, आपको बातचीत करने का तरीका आ जाता है, आपको दूसरे के हाव भाव समझ में आता है। तो किताबें बहुत जरूरी हैं। बस मेरा एक यही सपना था, मैं लिखूं, लिखूं भी ऐसे कि मेरे को किसी को नहीं दिखाना, मेरे को किसी के लिए कुछ नहीं करना। पर वो अचानक से बनता गया कि मैं दूसरों के लिए लिखने लगी, फिर मिनिस्ट्रीज के लिए लिखने लगी, फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कुछ नहीं तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी लिख लेती। मुझे लिखने को दी तो अब मैं सीमेंट पे भी लिख सकती हूँ। मैंने अभी हाल फिलहाल में सीमेंट पे लिखा, इलेक्शन कमीशन की सारी स्क्रिप्ट्स मैंने करी जो अवेयरनेस की थी। तो मैं लिख सब कुछ लेती हूँ क्योंकि मैं पढ़ती बहुत। पर उसमें से सबसे जो ये मैं एक्टिंग मैंने करी, ये मतलब जिसे कहते हैं कोई चारा नहीं था तो मुझे करनी। जैसे मेरा राई का रोल था, एक आपने अगर यूट्यूब में देखा होगा, नौकरानी का। तो मैंने बच्चों को ऑफर दिया, जब यंगस्टर्स लड़कियां आती हैं तो मैम मैं नौकरानी बनूंगी। मैंने कहा अच्छा। दूसरी को, तीसरी को, मतलब 5 लड़कियों को बोला, और हमारी शूट की डेट आ गई। हमारी शूट की डेट आ गई। अब शूट की डेट आ गई तो कौन बनेगा राई, तो हम बनेंगे राई। एक फिल्म है मेरी सारा रीता, उसके अंदर
पूरी तरह से लास्ट डे तक रिहर्सल हो चुकी है, अगले दिन सुबह शूट है। मैं निकल रही हूँ और मेरी आर्टिस्ट का फ़ोन आता है, मैम मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मेरा शूट आ गया है। 16,000 मैं दे रही थी 5,000। मैंने कहा जाइए जी, अब सारा क्रू वहाँ पहुँच चुका है तो वो रोल मुझे निभाना पड़ा। तो मैं कोइंसिडेंट से ही एक एक्ट्रेस बनी हूँ, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स में रहती थी, मैं देखने में नहीं अच्छी लगती हूँ, हाँ मैं करवा सकती हूँ, पर मैं स्क्रीन पे नहीं आऊँगी। तो वो अचानक मैं स्क्रीन पे आई और उस समय डायलॉग्स भी आते थे, पर जैसे-तैसे वो निभा ली। तो अब मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं उसे, कहते हैं ना फिलर, जब कोई नहीं होता तब मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। बहुत खूब। आपने जैसा कि बताया, हम सब ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुना था, और आपने एक्सीडेंटल एक्टर होने के बारे में बताया, वाकई अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं तो कहूँगा कि हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि चाहे एक्सीडेंटली से ही आप स्क्रीन पर आई और हमें आपको देखने का मौका मिला। और वाकई मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने आपको मूवी में देखा, बिल्कुल सो नेचुरल, ऐसा जैसे अभी आप बात कर रही हैं, मुझे बिल्कुल वैसी ही लगी आप वहां पर। और ऐसे लगा जैसे कोई, मतलब अपने घर का मैं उस सीन में हूँ, ऐसा फील हो रहा था मुझे। मेरा नाम चंद्रकांत है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पिछले कई सालों से थिएटर कर रहा हूँ। कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं, एक वेब सीरीज़ में भी काम किया है। अलग अलग लोगों के साथ काम किया। मैं सुनीता अग्रवाल को पिछले करीबन 2 सालों से जानता हूँ। इस दौरान मैंने उनके साथ 3 नाटक किए हैं और कुछ एक शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मुझे सुनीता के साथ काम करने में बहुत सारा मज़ा आया। सुनीता एक बहुत पैशनेट प्लेरिट हैं, राइटर हैं, और उससे भी ज़्यादा पैशनेट एक डायरेक्टर हैं। वो कहानी लिखते लिखते अपने कैरेक्टर्स को तैयार करती हैं, और सिर्फ कहानी में नहीं तैयार करती, वो फिज़िकली उन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनके इर्द गिर्द कहानियाँ लिखती हैं। उनकी हर कहानी में एक मुद्दा होता है, एक सवाल होता है, और कहानी के ख़त्म होते तक उसका एक जवाब भी निकल कर आता है। सुनीता बहुत गहराई से सोचती हैं, बहुत महीन चीज़ों पे ध्यान देती हैं, और उनकी कला, उनके काम में उनका पैशन दिखाई देता है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सुनीता के साथ काम करने का, और मैं चाहूँगा कि आगे भी उनके साथ काम करता रहूँ। मुझे एक बात मुझे जाननी है, एक ऑब्वियस क्वेश्चन भी है और फनी क्वेश्चन भी है, कि जब आप किसी मूवी की, आप एक्टर भी होती हैं और डायरेक्टर भी होती हैं, तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि मेरा वाला तो सीन परफेक्ट है या नहीं है, या जो मेरा को पार्टिसिपेंट है, को एक्टर है, उसका बेटर है या नहीं है? या आपको लगता है मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा तो परफेक्ट है, इसका परफेक्ट नहीं है? देखिए, जो डायरेक्टर होता है ना, वो बहुत चालाक होता है। अच्छा। और मैं परफेक्शन जैसी चीज़ ना है ही नहीं दुनिया में, और मैं कहीं भी किसी से एक्सेप्ट ही नहीं करती आप परफेक्ट हो। हम्म। मैं जैसे शूट करती हूँ तो पहले हम्म। सारे सीन अपने को एक्टर के ले लेती हूँ, हम्म। फिर उसको अपने सामने बिठाती हूँ, हम्म। और मैं ये कहती हूँ कि देखो, जैसे मैं तुम्हें नहीं डांटती हूँ ना, वैसे तुम भी मुझे मत डांटना। हम्म। मैं डायलॉग्स भूलूंगी, मैं हम्म। बहुत डायलॉग्स भूल, नेचुरली आपने याद नहीं किए हैं, तो क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है, तो बोलना कैसे है वो मुझे मालूम होता है। हम्म। तो और मैं बड़े बहुत, और मैं गलती भी करती हूँ तो इतनी चालाक हूँ कि एकदम हंस के उसको टाल जाती हूँ और उसी में से डायलॉग उठा के बोल दूँ। जबकि मेरी स्क्रिप्ट अगर मैं आपको दूं तो इतनी टाइट होती है कि हम्म। आप इम्प्रोवाइज करने के तरीके को सोच भी नहीं सकते कि मैं अपने तरीके से डायलॉग बना सकूं। हम्म। आप करेंगे तो आपके 2 डायलॉग के बाद आपका डायलॉग का अर्थ खत्म हो जाएगा, उसका मर्म खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ी सी चालाक राइटर हूँ इस मामले में, पर क्योंकि मैं ही लिखती हूँ, तो फिर मैं जो मानती हूँ, मैं एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं करती हूँ, बहुत वर्स्ट, पर मैं जिनको सिखाती हूँ, पर मैं सिर्फ, मेरा वही मानना है कि हम क्यों अलग हट के कोई एक्टिंग करें। हम आपस में जो बात कर रहे हैं बस वही तो है, एक मैसेज ही तो पहुंचाना है, चाहे वो स्टेज हो चाहे वो कैमरा एक्टिंग हो।
अगर मैं उस फ्लो के साथ भूल जाऊंगी, और फ्लो के साथ जब एक आराम से फ्लो के साथ भूला जाता है ना, वो मैसेज बहुत दिल में जाके लगता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप धड़ 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 पौधों में पानी दो, मिट्टी उछल उछल के चली जाएगी, पौधे को भी गुस्सा आएगा, क्या कौन है ये? आप प्यार से पानी दो, आपको फील होगा ये पौधा मुस्कुरा रहा है आपको देख। उसी तरह से मैं अपने बच्चों में भी, जो मैं जिन्हें सिखाती हूँ, प्यार प्यार से इंसर्ट करती हूँ। डांटने में मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत डांटती हूँ, और उसमें मजा भी मुझे बहुत आता है, क्योंकि मैं अच्छे से बुलिंग करती हूँ। तो यहाँ मैं परफेक्शन की तो चाहत ही नहीं रखती हूँ, और अपनी कमियां पहले करवाती हूँ। भाई मैंने ठीक करा, मैं देखने लायक थी, मैंने डायलॉग्स ठीक बोले, और सारे बहुत हंसते हैं कि मैम वहां गड़बड़ कर गए आप वैसे, तो मेरे टेक कुछ ज्यादा हो जाते हैं। अभी आप बता रही थी कि आप अक्सर जो आपके जो डायरेक्टरशिप में जो लोग काम करते हैं आप उनको डांटती हैं, पर हमने तो सुना है कि जितने डायरेक्टर्स जो डांटते हैं, बोलते हैं और जो गालियां देते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत लकी माने जाते हैं। ऐसा इमेज है कि इनकी फिल्म या इनका थिएटर वर्क तो सबसे बेस्ट होगा। तो आपके बारे में आपको पता है कि लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं, मेरे बारे में मेरे बारे में तो लोग ये कहते हैं कि आप डांटती नहीं हो। हम्म, कि जैसे मैंने बोला बेटा, मैं हमेशा सॉरी बेटा कुछ ज्यादा डांट दिया आज मैंने, क्योंकि याद नहीं किए हैं डॉक्टर साहब। हम्म, कहते मैम आप तो बिल्कुल नहीं डांटती हैं, उन्होंने बहुत डांटा, उन्होंने बहुत डांटा। मुझे लगता है कि डांट कर आप कोई चीज नहीं करा सकते, हम्म, है ना। वो एक हमारे टीचर कहा करते थे कि अगर वो एक कहावत भी है, मुहावरा भी है, मैं उसको भूल रही हूँ, कि अगर एक डंडे की पिटाई से कोई स्टूडेंट सीख सकता है, हम्म, तो मैं पेड़ का बड़ा सा ताना लाऊंगा उसके सर पे मारूंगा, अगर वो सीखना है उसको। हम्म, तो सीखने के लिए आपको मारने की, डांटने की जरूरत नहीं। जितना मैं अगर फन के लिए, कि तंग करने के लिए, लेट आया थोड़े रिलैक्स होने के लिए करूं तो करूं, बट मेरे को डांटना नहीं पसंद है। पर हाँ, उनको अगर वो डांट लग जाए और मेरी शिकायत करें तो बात अलग हो सकती है। ओके। मैम, आप जैसा कि देख रही हैं, हम सब देख रहे हैं कि पहले गालियां फिल्मों में आई, फिर ओटीटी के माध्यम से हमारे घरों में आई, और अब मैं देख रहा हूँ कि जो थिएटर वर्क है उसमें भी गालियां आ गई हैं। तो क्या आप भी इसको अडॉप्ट करने जा रही हैं? आपके भी एक्टर्स को हम बोलते हुए देखेंगे या आप इससे दूरी बनाना पसंद करेंगी? और आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं? अह, ओंकारा फिल्म देखी थी फर्स्ट टाइम मैंने, तो उसमें गालियां थी, हम्म, और किसी व्यक्ति ने पिटीशन दायर की कि इसमें गालियां हैं। मैंने उसके बारे में लिखा कि आपने साहित्य नहीं पढ़ा है, आप राही मुसुम राजा को पढ़े, उनका आदताओं पढ़े। शुरू पेज से शुरू होती हैं और गालियां एंड तक रहती हैं। मुझे ये लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तब छोटी थी, मेरे घर का माहौल में एक भी गाली नहीं होती थी। थोड़े बड़े हुए, मैं डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाने गई लखनऊ में, और पूरा लखनऊ घूमा मैंने, तो देखा वहां के तो बच्चे बच्चे के मुंह पे गाली है। वो वहां का मतलब ये है कि खाना पीना है, उनको आदत है, वो वैसी ही गालियां देते हैं। मैंने उस चीज को स्वीकार किया, और रही मासूम राजा जी के लिए जो मैंने सोचा था, उसको स्वीकार करते हुए मैंने माना। पर मुझे स्टेज पे आप गाली के बिना भी बहुत अच्छा स्टेज कर सकते हैं, गाली के बिना भी आप बहुत अच्छी सीरीज कर सकते हैं। जिशान एक एक्टर हैं जो कि राइटर भी हैं, तनुवर्स मनु में थे वो, कंधा जिसके नाम से, आप उन्हें देखिएगा, उनके हिस्से जो गाली आते हैं वो ऐसे उसको सफाई से साफ कर जाते हैं, आप पता भी नहीं कर सकते यहाँ गाली थी और इस बंदे ने गाली नहीं दी। तो गाली के बिना माहौल बन सकता है। पर क्या हो गया है हमारी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और ये जो ओटीटी आ रहा है, इन्होंने सोचा तीन तरह से हम अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं: गाली से, सेक्स से, और जो ये क्राइम व्राइम दिखा रहे हैं उससे। पर वास्तविकता ये है कि सेक्रेड गेम्स का फर्स्ट पार्ट आया, चला, सेकंड में लोगों ने से धर के गालियां दी। कि क्या है, हम फैमिली के साथ बैठ के सीरियल्स नहीं देख सकते आज की डेट, कुछ भी नहीं किया जा सकता उनके साथ। तो मैं तो अभी अभी मैं आपको अपना लेटेस्ट एग्जांपल बताती हूँ।
मेरे एक आर्टिस्ट ने क्या किया, मैंने एक सीन था उसके अंदर बाप गुस्सा हो रहा है, तो उसने रिहर्सल में लात मारी। मैंने एकदम टोका, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है भाई, ऐसे तुमको नहीं करना है। आपको गुस्सा करने कहा, क्या लात नहीं मारेंगे आप। पर उस लड़के ने, थोड़ा सा जिद्दी था, उसने लात नहीं मारी, उसे चप्पल मारी। और कल फोटो देखते हुए मुझे वो दिखाई। आज मैंने उसकी क्लास ले ली, क्योंकि मैं अपनी बात अगर प्यार से कह सकती हूँ, जूता चप्पल गाली, गाली कौन सा एक्सप्रेशन है भाई, उससे क्या समझ आ जाता है किसी को। गाली से कभी आपने मतलब किसी भी चीज का सोल्यूशन होते देखा है? अगर गाली से सोल्यूशन होता तो जरूर मैं अपने काम में लेती, फिल्म में भी लेती, स्टेज पे भी लेती। अगर उससे सोल्यूशन नहीं होता है तो मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार चीज है। मैं जिंदगी में क्या मैं सोच भी नहीं सकती उसके बारे में। दूसरा, मैं ऐसी चीजें देखना ही नहीं पसंद। मैम, जब आप किसी एक्टर को सेलेक्ट करती हैं, चाहे वो मेल एक्टर हो फीमेल एक्टर हो, तो आप किन बातों पर फोकस रखती हैं? मैं डेडिकेशन और डिसिप्लिन, अगर उसमें डिसिप्लिन है तो मोस्ट वेलकम। उसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता ना, मैं करवा लूं। मेरे पास इस प्ले में तो बिल्कुल ही नए एक्टर थे और बच्चे एकदम स्टेज पहली बार देख रहे थे, मैंने करवाया उनसे। डिसिप्लिन था। दूसरा, थोड़ी आवाज अच्छी होनी चाहिए, है। मेरा पहला होता है कि अगर बच्चे आते हैं कि जाइए एक एक कहानी 10 बार पढ़ के आइए और मुझे वो एक्ट करके और बोल के सिर्फ कहानी सुना दीजिए आप मुझे। तो एक कहानी जब 10 बार पढ़ते हैं ना, उन्हें 10 तरीके समझ में आते हैं कि कैरेक्टर क्या था, और उनको बड़ा लगता है 10 बार। मैंने कहा अच्छा, एक बार पढ़ के सुना दो, फिर वो ए आ ऊ आ करने लगते हैं। दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। तो जब आप एक कहानी 10 बार पढ़ते हैं ना, एक एक्टर की पैदाइश हो जाती है। तो मेरा सिलेक्शन करने का यही तरीका है, डिसिप्लिन है आप, और आवाज थोड़ी अच्छी है, और मेरा कहना थोड़ा सा मान लेते हैं। बहुत खूब। आपने खुद भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए हुए, लता जी का, नौशाद जी का, मजरू सुल्तानपुरी जी का। आप ये बताइए कि सबसे मुश्किल कौन सा रहा, सबसे यादगार कौन सा रहा, और उसे करने में क्या किसी तरीके के टेंट्रम से आपको दो चार होना पड़ा था? मैं इस मामले में ना बहुत खुशकिस्मत हूँ। हुआ क्या था, नया नया टाइम्स एफएम आया था। तब ये एफएम, तो अब तो एफएम बिल्कुल जगह जगह उग आए हैं। एक एफएम होता था, तो उसके अंदर प्रोड्यूसर हुई। बॉम्बे जाने का मुझे मौका, मैं बॉम्बे जाने का मौका नहीं मिला, मुझे लगा कुछ नया प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही, मनोज श्याम जोशी जी होते थे, उनसे मेरी बातचीत होती थी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा। मैंने कहा आप मेरे को किसी को फोन करना है, आपके पास कोई डायरी है? मतलब ऐसे कोई फोन नंबर है? तो उन्होंने घर बुलाया, यहीं पे साकेत में रहते थे, मैं मालवीय नगर रहती हूँ। तो मैं उनके घर गई, मैं फोन की वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस की डायरी होती थी छोटी सी, वो लेके आई। तो उसमें मुझे नंबर कुछ मिला, और मैंने कहा कि हम ना इन एक्टर एक्ट्रेसेस का बर्थडे मनाएं। अब हिम्मत कौन करे उनसे बात करने की फोन पर, जाकर जाएंगे तो पता नहीं मुंह लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा क्या जाता है, कोई हुआ थोड़ी, हम वो थोड़ी कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही, सॉरी, हाँ, तो मैंने ऐसे ही नंबर मिलाया कुछ एक लोग, जैसे नौशाद साहब का मिलाया। तो मैंने नौशाद साहब से कहा, मैंने कहा साहब आपके आपका जन्मदिन आने वाला है, हम रेडियो पर आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट अलग था, रेडियो पे जन्मदिन कैसे मनाते हैं। मैंने कहा साहब मतलब, और मेरे को ना, मैं पढ़ती बहुत ही, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से बहुत सारी उनकी कलेक्शन ला के, फोन भी नहीं होता था उस वक्त, तो उनकी लाइब्रेरी में बैठ के उनके बारे में बहुत सारी, क्योंकि एक दो किताबों से नहीं पता चलेगा, अब तो गूगल करिए और सब कुछ मिल जाता है। तो हमें घंटों घंटों लाइब्रेरी, मतलब खासकर मैं बैठी रहती थी लाइब्रेरी में, पढ़ती रहती थी। तो मुझे पता था उन्हें साहब शब्द बहुत पसंद है, नौशाद साहब को। तो मैंने वो बोलना शुरू किया और उनके बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां निकाली कि जब रतन फिल्म आई थी, तो रतन फिल्म उनके पिताजी को नहीं पता था कि ये म्यूजिक उन्होंने दिया है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत अगेंस्ट थे। और उनकी शादी में वही गाने बज रहे थे और लोग नाच रहे थे। उन्हें नहीं पता था घोड़ी पे जो बंदा बैठा है उसका म्यूजिक बज रहा है उन्हीं की शादी, और लोग नाच रहे हैं। और अगर उनके पिताजी को पता चल जाता तो बहुत पिटते, वो उसी वक्त पिटते।
तो मैंने उनसे ही कहा, मैंने कहा जी वो एक किस्सा सुना था। तो मतलब वो मेरी बातों में ऐसे खोए। हमने मैंने कहा साहब आपको रिकॉर्ड कर लें थोड़ा-सा? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? और मैंने उनको अच्छा खासा रिकॉर्ड किया, खूब बातें की। फिर कहती है, फिर वो मुझसे कहते हैं, तब मैं होंगी कोई 20-22 साल की। तो मैंने मतलब मोहतरमा आपको बहुत जानकारी है, तो क्या नहीं आपके बच्चे-वच्चे ठीक हैं? सब ठीक है घर में? पतिदेव ठीक है? मैंने कहा जी सब सब बढ़िया है। क्या उम्र होगी तुम्हारी? मैंने कहा जी मतलब 22 साल की, अब 23वीं हो जाऊँ। कहते क्या? मैं एक छोटी-सी बच्चे से बात कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों नहीं पता चला अभी तक? तो उनको मुझे ये कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया कि हाँ, मैं किसी से बात करने लायक हूँ और उस तरीके एनीवेज़ तो इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को किया और अब आता है जी सितंबर में लता दीदी का बर्थ। अब लता दीदी से बात करनी है, नंबर मेरे पास है। मैंने फ़ोन अब इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैंने फ़ोन उठाए, मैंने मिलाया और हृदय मंगेशकर जी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा लता दीदी से बात करनी है। वो कहते हैं अच्छा 15 मिनट में कर लोगी क्या? और लैंडलाइन था। मैंने कहा अच्छा 15 मिनट में कर लो, हम बैठे हैं और पूरा स्टाफ मेरा मतलब तापस, नरूला जी जो पूरे और सारे एंकर वैंकर सब मैं प्रोड्यूसर हम बैठे इंतजार कर रहे हैं 10 मिनट बाद उठाया 15 मिनट बाद मैंने फोन किया और जैसे फोन पे प्यारी सी मीठी सी आवाज है मैंने कहा लता दीदी आपसे बात कर हाँ नहीं मैंने कहा लता दीदी से बात हो जाएगी हाँ हो जाएगी मैं बोल रही हूँ मैंने फोन रख सारा स्टाफ मुझे देख रहा है क्या हो गया मैंने कहा लता दीदी बात कर रही है कह रहे तू को रखा क्यों मैंने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं मेरे से बात कर रही फिर मैंने फोन किया अरे तुमने फोन रख क्यों दिया था तो मैंने कहा दीदी मतलब मेरे कानों में आपका स्वर और मेरे को लग रहा है आप मेरे सामने हैं तो मैं वो मतलब अभी भी मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं तो वो उन्होंने 3 घंटे बात की थी आप विश्वास करेंगे और पूरे हफ्ते मैंने रात दिन लग के उनकी रात दिन लग के उनके इंटरव्यूज को एडिट करवाया और पूरे हफ्ते मतलब मैं बता नहीं सकती वो दिन उफ उसके अलावा फिर वहां जाके पर टच वुड चाहे मैंने धर्मेंद्र साहब का इंटरव्यू किया चाहे जेपी श्रॉफ का इंटरव्यू किया चाहे मैंने किसी भी हस्ती का किया भगवान दादा मतलब किसी ने मुझे मना नहीं किया कभी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अपने अरे मैं उनका नाम भूल गई हूँ जिन्होंने मैं नाम पारस मनी का जिन्होंने म्यूजिक दिया है मैं उनका नाम जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। हाँ श्री हम्म, अब मैं उनका क्या नाम बताया आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पारस मनी का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तो मैं उनसे फोन करती हूँ मैं उनके पास पहुंचती हूँ उन्होंने मुझे वेलकम किया बैठ गई तभी टीवी की टीम आ जाती है हम्म, तो उनके जो असिस्टेंट है वो आते हैं जी टीवी वाले बाहर खड़े हैं मैंने उनकी तरफ देखा मैंने कहा आप अब मुझे भगा देंगे तो कहते हैं, भाई रेडियो पुराना प्रेम है रेडियो ने हमें बनाया है रेडियो तो 2 घंटे बैठेगा अब यहाँ हम्म, और मैंने उनसे 2 घंटे रच के बात और उनका इंटरव्यू बनाया महमूद साहब उफ और सबसे मजेदार बात है महमूद साहब को मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मेरी रिसर्च ऐसी थी उनके बारे में कहते ढूंढ ढूंढ के कहाँ से लेके आए और उनसे बात करना उनको ऑक्सीजन लगा था और हाथ में उनके मतलब गोद में उनके ऑक्सीजन का सिलेंडर था मैंने वो 4 घंटे और पूरी जगह पे ढूंढ मच गई थी सुनीता कहाँ चली गई बॉम्बे जाके हो गई है और मैं वहां से नहीं हंस पाई और मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं हंसी और ये मेरी अचीवमेंट थी कि महमूद साहब का इंटरव्यू मैंने लिया और जिंदगी की मतलब जिसे कहते हैं ना आपका पैदा होना सफल हो गया बहुत खूब। तो ये हमारे लिए भी अचीवमेंट है कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप ऐसे लोगों से आपने उनका इंटरव्यू किया। मैम आप गाती भी बहुत अच्छा है। क्या हम आपसे 2 लाइनें सुन सकते हैं? गाने का आपको कैसे पता चला फेसबुक पर हमने देखे आपके वीडियोस। फेसबुक पर मेरे वीडियो हाँ, आप उसमें गा रही थी। 4-5 लोग थे उसमें। देयर वर 4-5 women, वो आप उसमें आप भी उसमें गा रही थी। ये किसी ने डाला होगा अच्छा बहुत अच्छी रिसर्च करके आए हैं आप हाँ वाकई बहुत अच्छा लगा हमें। सच में हाँ बिल्कुल।
देखिए ऐसा मेरे घर में सब गाते हैं। हम्म, मेरी दीदी बेहतरीन गाती है और मुझे ना सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं नॉर्मली नहीं गाती हूँ। मतलब वो ठीक है, वो एक हमारी नॉर्मली जैसे विमेंस का होता है किटी जाती है, तो मैं कभी नहीं जाती हूँ। टाइम भी नहीं होता और वो चीज मुझे तरह पसंद भी नहीं है। तो ये म्यूजिकल किटी है जहाँ पे सिर्फ गाते हैं, हम्म, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। हम्म। तो ये जिसने भी डाला है उसको ही तो मैं खबर लूंगी खैर। अभी तो आप कुछ सुना दीजिए मैम, व्यूअर्स को वाकई बहुत अच्छा लगेगा। सच में। बिल्कुल। लग जा गले फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले फिर हमको मिले आज घड़ियां नसीब से, जी भर के दिल लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। वाकई आपने बहुत अच्छा गाया, हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम में और क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपने हमें समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे बुलाया इसके लिए थैंक यू सो मच। मैम। थैंक यू।